उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के, जिसको लेकर बवाल हो गया है और सवाल उठ रहा है कि ये जो अग्निवीरों की कहानी है ये सरकार के लिए कितना बड़ा अग्निपथ बन गया है। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीरों को जो तैयार करने की योजना है, ये लोगों को समझ नहीं आ रही या लोग जो सरकार है लोगों को समझा नहीं पा रही। और सवाल ये भी है कि ये जो बवाल है ये क्यों हो रहा है, क्या लोगों ने ठीक से इस योजना को पढ़ा भी? ये उत्तर मांग रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे युवा। सेना से युवाओं को जोड़ने के प्लान पर हंगामा क्यों? संशय है तो कर सकते हैं सवाल, बवाल क्यों? सेना की नई भर्ती पॉलिसी पर सवाल क्यों? अग्निपथ को लेकर युवाओं को कौन गुमराह कर रहा है? अग्निपथ लोग समझ नहीं पा रहे या सरकार समझा नहीं पाई? शहर शहर प्रदर्शन और बवाल क्यों? सेना का अग्निपथ, सरकार की अग्नि परीक्षा। उत्तर मध्य प्रदेश। तो सवाल यही है कि आखिर क्या जो अग्निपथ योजना है ये बड़ी मुश्किल बन गई है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए। और हम इसको समझना इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि जिस तेजी के साथ बवाल हुआ है उसमें यह भी सवाल उठता है कि लोग समझ नहीं पाए या वाकई समझने के बाद इसमें गलतियां मिली या फिर किसी ने गुमराह कर दिया बड़े स्तर पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, नेता सपा है, और एक सेना के विशेषज्ञ के तौर पर भी उनसे हम बात करेंगे। मेजर जनरल संजय सोई सर है हमारे साथ और मेजर श्याम कुमार जी हैं, इंडियन नेवी एंड एयर एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी आपके पास ही आते हैं, हम बारीकियों को समझेंगे। हमारे साथ जो अधिकारी जुड़े हैं, ये बताइए कि आपने परसों योजना का ऐलान किया और आज इतना भारी बवाल 2 दिन में हो गया। अभी नवादा से खबर आई है कि वहां पर भाजपा दफ्तर को आग लगा दी गई है। तो इतना गुस्सा लोगों के अंदर भड़क गया, क्या लोग समझ नहीं पा रहे इस योजना को या आप लोग समझाने में फेल हो गए? देखिए, ना तो ये है कि लोग इतनी जल्दी समझ पा रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है कि समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग इसको गलत तरह से इंटरप्रेट करके समझाने की राजनीतिक कोशिशें भी जारी है। जैसे ही जारी हुआ, दोनों भाई बहन युवराज और उनकी बहन तुरंत सामने आ गए और उन्होंने योजनाओं पे सवाल उठा दिए। क्योंकि इस समय ईडी की इंट्रोगेशन हो रही है और उस चक्कर में कई ऐसे दल हैं जो विभिन्न तरीके से फंसे हुए हैं घबराहट पे। वो इस तरह युवाओं को गुमराह करने के लिए उन्होंने तमाम ऐसी बातें कह दी जिससे कि युवा बिना पढ़े लिखे उसे लगा कि हम रोजगार से वंचित हो जाएंगे, जो पहले की प्रक्रिया थी उसके तहत हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसी बातें जो लोगों ने समझ नहीं पाई या लोगों ने अनर्गल समझा दी, उसके कारण ये हो रहा है। देश को, युवाओं को गुमराह करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता, मुझे लगता है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसा करने से इन्हें बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी सतत प्रक्रिया या फिर एक ऐसी सतत प्रक्रिया है कि इसके अलावा भी कुछ है। मेजर आशीष जी, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट उसमें अगर कहूं तो किराए के योद्धाओं से युद्ध नहीं लड़े जाते। यहाँ ये समझने वाली बात है कि सेना एक आपका जो है नौकरी देने की जगह नहीं हो सकती कि चलो हमको लोगों को रोजगार देना है तो हम उनको 4 साल जो है सेना में भेज दें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समय लूंगा। सेना में जब आप किसी को भर्ती करते हैं तो उसे आप पहले ट्रेनिंग देते हैं, उस पे पहले उसकी एक चयन प्रक्रिया होती है। आप एक चयनित करते हैं कि ये लायक है या नहीं कि हम इसे सेना में लें, पहली चीज। दूसरा, फिर आप उसको ट्रेन करते हैं, उस पर काफी समय और पैसा खर्च करते हैं, उसको तैयार करते हैं।
फिर उसको आप फौज में भर्ती करते हैं। जी। फौज में आने के बाद भी उसको आप ट्रेन करते हैं, उस माहौल के लिए तैयार करते हैं, आगे जिस तरीके का आप उसको रोल देना चाहते हैं उसके लिए तैयार करते हैं। इन पूरी प्रक्रिया में आराम से ये जो है, लोग समझते हैं कि एक बार सेना में आ गए तो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। लोग जनरल तक बन जाते हैं, तब तक ट्रेनिंग चलती रहती है उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसके हिसाब से। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, सेना में बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में आप काम करते हैं कि अगर कोई 20 आदमियों में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसका मनोबल कमजोर है या जिसकी देशभक्ति की भावना कुछ कमजोर है, तो उसका असर उन 19 लोगों पे भी पड़ेगा जो उसके साथ वहां खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, चाहे सियाचिन हो या रेगिस्तान के राजस्थान के जो हमारे डेजर्ट हैं वहां हो। अलग अलग जगहों पे बहुत दुर्गम परिस्थितियों में आपको काम करना होता है। तो एक व्यक्ति जिसको मालूम है कि वो केवल सीमित समय के लिए, वो भी एक 4 वर्ष की अवधि के लिए आ रहा है, क्या उसका मनोबल, क्या उसका उत्साह, क्या उसकी ठीक, उस उत्साह की आप बात कर रहे हैं सर, लेकिन उसमें ये भी एक चीज कही गई है कि 25% जो योग्य होंगे, जिनमें दिखेगा कि जज्बा है, उनको आगे लिया जाएगा। इस पर भी सर आपसे बात करेंगे। मेजर जनरल संजय सोई सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सर, एक चीज़ और कही जा रही है, बहुत ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं इस शब्द का इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि सरकार ने पहले किया 1 रैंक 1 पेंशन, अब कह रही है 9 रैंक 9 पेंशन। इस वजह से बवाल हो रहा है। पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये देखिए, ऐसा है कि ये जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो उसके एक एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग शुरू में। बाद में जब देखते हैं किस प्रकार से उसके चेंजेस हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो तब पता चलता है। अब देखिए, ये एक तरह से सेना को यंग होना चाहिए, और मैं मेजर चतुर्वेदी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लगातार ट्रेनिंग चाहिए होती है, हर स्टेज पर ट्रेनिंग चाहिए होती है और आगे बढ़ते रहना है। तो वो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो युवाओं के दिल में आज आ रहा है कि इसके बाद क्या, 4 साल के बाद क्या, तो वहां पर आप देखिए कि सरकार ने काफी अभी बताया है कि प्रायोरिटी दी जाएगी उनको सीएपीएफ में, चाहे वो पुलिस है, सीआरपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी रिजर्वेशन देंगी। और बल्कि कल मैंने 1-2 जगह दिया था कि जो 4 साल की सर्विस है उतनी सर्विस इनको सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ा देना चाहिए और इनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये सब जो है, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर चल रहा है, इसको जो चीजें और सरकार इसके ऊपर सोच विचार कर रही है। हालांकि ये जो अनाउंसमेंट अभी की गई है, इससे काफी हद तक उनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी एक कदम होगा कि अगर इनको बाद में 4 साल के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया तो एक जो ट्रेंड सोल्जर है, अगर वो खाली है तो वो एक डेंजरस भी हो सकता है। तो इसलिए काफी जरूरी है कि उनको कुछ ना कुछ जॉब मिले। और जैसा कि एक बात हमेशा आती थी कि हर आदमी कहता था कि देश के हर युवा को सेना में होना चाहिए। बहुत से देश है, 2 कोरिया में है, कई इजराइल है, कि 2 साल के लिए मिनिमम हर युवा सेना में नौकरी करेगा, ताकि उसके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना आ जाती है, देशभक्ति की भावना आ जाती है। एक जो आज हम देखते हैं युवा सिर्फ मोबाइल से चिपके रहते हैं, वो मोबाइल से चिपक के कम से कम बाहर निकल के खेलेंगे, कूदेंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, उनका चरित्र का विकास होगा। ये सब चीजें नहीं आएंगी जो देश का एक बिल्कुल। और इस पॉइंट पर विचार करना होगा कि ये भी उसमें कहा गया है कि जो सरकारें होंगी, जो हमारा सिस्टम होगा, व्यवस्था होगी, उसमें ऐसे सोल्जर्स का ध्यान रखा जाएगा। मेजर श्याम कुमार जी, हालांकि पक्ष में भी बहुत ज़्यादा तर्क आ रहे हैं, विपक्ष में भी आ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं है सेना की प्रक्रिया की, लेकिन इतना हमें पता है, और हम एनसीसी में कैडेट्स हम लोग रहे हैं, तो हमारे कुछ साथी हैं कि वहाँ पर अगर आप सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेते हो तो बहुत हद तक आपकी राह आगे आसान हो जाती है सेना में जाने के लिए। तो क्या एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के बराबर भी इस अग्निपथ की विश्वसनीयता नहीं है कि उस पर भरोसा करने के बजाय हम ट्रेनों में आग लगा दें, हम किसी के दफ्तर में जाकर आग लगा दें, वहां पर तोड़फोड़ कर दें, सड़कों पर उतर जाएं? माध्यम से भी आपको इस बारे में बताना चाहूंगा, थोड़ा समय लूंगा। मैं कैप्टन श्याम इंडियन नेवी से हूं और एनसीसी में भी 2 टेन्योर मैंने किए हैं। यूथ के साथ मेरा बड़ा कनेक्शन रहा है और सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और इन माध्यमों के साथ मैं यूथ से अभी भी जुड़ा हुआ हूं। देखिए, मैं इसको इस तरह से लेता हूं
जो हमारी कॉन्स्क्रिप्शन है, जो एसेंशियल मिलिट्री सर्विस, जैसे हमारे मेजर जनरल सोई साहब ने बताया कि कुछ कंट्रीज हैं जहां पे एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है। आज यूक्रेन की बात करें आप, तो आपको ताज्जुब होगा, सब जानते हैं, और ये मैंने कई चैनल्स पे कहा भी था शुरू में, फेब में, मार्च में, कि आखिर ये राइफल लेके जेलेंस्की साहब पहले दिन कैसे आ गए थे रोड पर। ये 25,000 राइफल कहां से इशू कर दिए थे उन्होंने। 18.5 साल से 49 साल के हर नागरिक को यूक्रेन में एसेंशियल सर्विस करनी पड़ती है। भारत में बहुत बड़ा देश होने के कारण ये पॉसिबल नहीं है। तो एनसीसी के माध्यम से हमने 11 से 12, 13, 14 लाख स्टूडेंट्स को इस माहौल में लाया हुआ है। और एनसीसी की जो सी सर्टिफिकेट है जी, मुझे लगता है कि अग्निपथ को उसके साथ डायरेक्टली जोड़ना चाहिए। 3 साल का एनसीसी टेन्योर और 4 साल का ये 7 साल का जो, और एसेंशियल एनसीसी एज ए सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी, और बहाल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और एनसीसी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और फ्लोरिश करना, और सब इसको अग्निपथ से जोड़ना। और उसके साथ जब वो छोड़े आर्मी को, तो उनकी सीएफपीएफ में जरूर बहाली, पुलिस में जरूर बहाली हो, ताकि वो एक सही दिशा में जा सके। यूथ तो मिले हमको, लेकिन डायरेक्शन भी मिले, क्योंकि अगर हम 15 साल के बाद उनको सीएफपीएफ में लेते थे तो ये दिक्कत आती थी कि वहां पर सब सीनियर लोग सीएफपीएफ में आर्मी से आ जाएंगे। अब तो यंग लोग जाएंगे सीएफपीएफ में, अब तो पुलिस में यंग लोग जाएंगे। तो ये 49,000 अगर जा रहे हैं तो इनको आउटपुट में भी लेना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। हीरो वाजपेयी जी, देखिए एक जो चीज निकल कर सामने आ रही है कि योजना आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, जैसा कि कैप्टन श्याम जी ने बताया कि एनसीसी को भी शामिल करना पड़ेगा, एनसीसी को जोड़ना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय जो है कि आप लोगों को समझाना पड़ेगा, समझाने की मुहिम चलानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि जो बात है वो हाथ से निकल चुकी है और कोई समझने को तैयार है नहीं है, योजना कितनी भी अच्छी हो। देखिए, ये बात आपने सच कही कि लोगों को समझाना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, और तमाम सारी जब नई चीज़ें आती हैं तो इतनी जल्दी लोगों की समझ में नहीं आती, और जो भी उनको कहीं किसी तरफ मोटिवेट कर ले जाता और समझा देता ये सही है या गलत है, वो युवा है, अभी उसकी समझ उतनी नहीं है, ना उसने अभी वो पढ़ा है पूरा कि क्या है मामला। और देखिए, सरकारें सामने आई हैं। यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ऐसे लोगों को जो 75% लौटेंगे उनके लिए रोजगार में जगह देंगे, पुलिस में जगह देंगे। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा अर्धसैनिक बलों में उन्हें जगह मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, योजना परवान चढ़ेगी नहीं, पहले साल के लोग जब तक उसमें जाएंगे नहीं, आगे जब तक उसका रिजल्ट आएगा नहीं, इतनी जल्दी निर्णय हाथ में ले लेना और युवाओं द्वारा कानून हाथ में ले लेना, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहती हैं। लेकिन वो कौन पहचानेगा हीरो जी? आपकी अग्निपथ योजना है तो अदृश्य शक्तियां आ जाती हैं, कोई किसी के कहने पे पत्थर चला दे तो अदृश्य शक्तियां आ जाती है। तो पहचानेगा कौन? कहाँ चूक हो रही है कि आप किसी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है पहचान नहीं पा रहे, पर देखिए पहचानने के लिए भी समय लगेगा ना। मैंने आपको बताया कुछ नेता बिना पढ़े फौरन सामने आ गए मीडिया के कि ये योजना गलत है, और अगर आप उनसे अभी इंटरव्यू कर लीजिए वो बता नहीं पाएंगे पूरी योजना क्या है, लेकिन उन्होंने बयान जारी कर दिया। और इस तरह के राजनीतिक बयान राजनीति में भूचाल मचाते हैं, और एक जो राजनीति में जो सत्ता में पार्टी होती है उसके खिलाफ जो विपक्ष की विचारधारा के लोग होते हैं उन्हें आगे सड़कों पर भेज दिया जाता है और कहा जाता है सरकार की ये योजना खराब है। मुझे लगता है कि जल्दी ही लोग समझेंगे, युवाओं की समझ में आएगा, योजना की जानकारी होगी। तमाम स्पेशलिस्ट जो सुझाव दे रहे हैं सरकार तक पहुंच रहे हैं, सभी जो लोग चैनल पे आ रहे हैं और बात कह रहे हैं, सरकार भी ये सब चीजों को वॉच करती है, देख रही। मुझे नहीं लगता कि सरकार की किसी योजना से युवाओं को नुकसान पहुंचने वाला है। ऐसी कोई योजना सरकार नहीं बनाती। सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हितों के लिए काम करती है। जी बिल्कुल। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आप सेना का भी अनुभव रखते हैं, राजनीति का भी अनुभव रखते हैं। मेरा एक सामान्य सवाल मेरे मन में अभी तुरंत ही आया कि अगर हम एनसीसी के सी सर्टिफिकेट पर भरोसा कर सकते हैं तो इस 4 साल की नौकरी पर भरोसा न करने की क्या वजह है? 17.5 से 21 साल के बाद ओवर एज होने के 9-3-12 लगभग 12 साल बचते हैं। जब युवा ट्रेंड होगा तो क्या वो एक नए सिरे से अपना जीवन नहीं शुरू कर पाएगा? वो तो ज़्यादा शार्प होगा सेना के अनुशासन में पल बढ़कर, वो शायद सामान्य स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करेगा, ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग उसको सब समझ में आएगी। अविश्वास की वजह कहाँ से दिख रही है? जैसा कि 2 पैनलिस्ट ने सुझाव दिया, आपका सुझाव क्या है?
देखिए, अगर केवल आप मैं जो बोल रहा था, मैं युवाओं के तरफ से कम बोल रहा था, मैं सेना के पक्ष की तरफ से बोल रहा था जी कि सेना के माहौल पे इसका क्या असर पड़ेगा। मैंने भाई युवा है वो, अगर वो पहले ही बेरोजगार है और अगर उसको कहीं भी कुछ भी रोजगार मिल रहा है तो वो तो एक बेहतर स्थिति में जा रहा है, चाहे उसे 1 साल के लिए मिले, 6 महीने के लिए मिले। अगर उसे कहीं आगे कुछ नहीं मिल रहा है तो उससे तो वो बेहतर है। लेकिन इससे सेना पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो सेना की जो कार्यप्रणाली है, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से रिक्रूट करके लाए जाएंगे, उस पे सेना पे क्या असर पड़ने वाला है, मैं उसकी बात कर रहा था। हमें क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी जो सीमाएं हैं वो हमारी ऐसी सीमाएं हैं कि हमारा लगभग जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे कुछ ना कुछ विवाद सरहद पे चल रहा है। तो हमें एक बहुत मजबूत, बहुत वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड सेना की जरूरत है। हम उसमें जरा भी कहीं कोई कोताही नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर 100 आदमियों की एक भीड़ है और उसमें 100 आदमी कहीं एक जगह डटे हुए हैं मुश्किल परिस्थितियों में, और एक व्यक्ति भी ऐसा होगा कि अरे हमें क्या मिल रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, तो वो 99 के दिमाग पे भी असर आने लगता है कि हम इतने से पैसों के लिए यहाँ क्यों मर रहे हैं। हम उतना ही करें जितना एक जो ये हमें जो तनख्वाह मिल रही है उससे जो खाना पूर्ति होती है कि हाँ हम हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब जितने भी कश्मीर में एनकाउंटर्स होते हैं, यदि अगर आप बिल्कुल जो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना ही करिए तो हो सकता है आतंकवादी भी भाग जाए और आपको भी कुछ ना होगा। लेकिन लोग उससे ऊपर उठकर आगे अपने जज्बे के लिए, अपने देश के लिए उससे ऊपर उठते हैं, रिस्क लेते हैं, अपनी जान भी गंवाते हैं। ये जज्बा लाने में वक्त लगता है और ये इतने कम समय में नहीं लाया जा सकता। और एक भी कोई व्यक्ति ऐसा जो आएगा जो उतना मोटिवेटेड नहीं होगा, उसका असर बाकियों पे पड़ेगा। मैं सेना के पक्ष से ये बात रख रहा हूं क्योंकि वहीं से आता हूं। तो ये मैंने कहा ना कि सेना वो जगह नहीं हो सकती कि जहां आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। बिल्कुल मेजर साहब, और जो बात आप कह रहे हैं ये अनुभव के आधार पर ही समझी जा सकती है, तो ये एक चिंता वाला विषय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।